तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 2 क्लास 6 की है इतिहास की बुक से। तो ये इसका चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। ठीक है। तो ये शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा से। तुषार जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा होता है शादी में, दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है वो। ठीक है। तो वो रेल में ना खिड़की के पास बैठा होता है और वो बाहर का नज़ारा देखता रहता है। तो वो देखता है कि जो सारी चीज़ें हैं पीछे की ओर छूटती हुई जा रही हैं। ठीक है। फिर उसके जो चाचा होते हैं उसके पास, वो उसे बताते हैं कि रेल यात्रा की जो शुरुआत है वो मात्र 150 साल पहले से ही हुई है, बस इसके कुछ दशकों बाद आई है। ठीक है। तो फिर वो सोचने लगता है कि अगर मतलब पहले अगर कोई रेल यात्रा या फिर बस यात्रा नहीं होती थी तो क्या लोग एक ही जगह पर रहते थे, वो कहीं मतलब सफ़र नहीं करते थे क्या। ठीक है। तो यही उसके सवाल है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, पहले के लोग भी घूमा करते थे। तो अब इसमें यह है कि आरंभिक जो मानव थे वे आखिर इधर उधर घूमते क्यों थे, क्वेश्चन ये है। ठीक है। तो इस किताब में ये बात हुई है कि हम उन लोगों को जानते हैं जो 20 लाख साल पहले से रहा रहा करते थे। आज हमें उन्हें आखेटक कहते हैं। आखेटक मतलब शिकारी या खाद्य संग्राहक, जो मतलब चीज़ों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब वो खाने के लिए आमतौर पर जंगली जंगली मतलब जानवरों का शिकार किया करते थे। कभी वो चिड़ियों को, मछलियों को पकड़ लिया करते थे या फिर जंगलों से फल, मूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे ये सब एकत्रित करते थे। तो इन्हीं को हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। ठीक है। खाद्य संग्राहक के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। ऐसे करने के जो कई कारण थे, वो इसलिए क्यों घूमते थे तो वो मैं बताती हूँ आपको। पहला कारण तो ये बताया गया है, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो वो ना आसपास के जो भी जंगल थे वहाँ के सारे सामान को ख़त्म कर देते थे खा के। है ना। जो भी फल होते थे, पेड़ पौधे जिससे भी वो सामान एकत्रित करते थे, वो सारे ख़त्म हो जाते थे। अब ये थोड़ी है कि मतलब एकदम से ही फल फ्रूट उग जाते हैं, अगर उसे समय लगता है ना उगने में। तो इसलिए उनको जगह चेंज करनी पड़ती थी, क्योंकि वो वहाँ का सामान सारा समाप्त कर देते खा के। तो इसलिए भी उन्हें मतलब कि दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ का भोजन ख़त्म हो चुका था। अब खाने के लिए तो इंसान को भोजन चाहिए ही होता है हर दिन। अब दूसरे कारण की बात करते। दूसरा कारण ये था कि लोग शिकार करने के लिए, अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जो भी जानवर इन सब का पीछा करते करते जानवरों को पीछा करते करते वो दूसरी जगह पर जाके बस जाते थे। तो इसलिए उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता था, जो मवेशी होते थे। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। जो तीसरा कारण था वो ये था कि पेड़ पौधे जो हैं हर मौसम में अलग अलग उपजाऊ होते हैं। ठीक है। तो वो मौसम के हिसाब से भी चलते थे, कि मतलब कि जो फल फूल थे अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए उसी की तलाश में उनको हर मौसम के अकॉर्डिंग हर जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे कारण की। तीसरा कारण था पानी के बिना जो है लोग जीवित तो रह नहीं सकते। ठीक है। तो उनको पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, नदियाँ झीलें सूख जाती हैं, तो इसलिए उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होती थी, इसलिए उन्हें वो दूसरी जगहों पे जाया करते थे। तो ये हमारे चार कारण हो गए जिसके कारण लोग इधर उधर घूमा करते थे। अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें पुरातत्वविद जो बताते हैं। तो पुरातात्विक विद हमें ये बताते हैं कि उनको ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो आखेटक या खाद्य संग्रह किया करते थे। तो पहले के लोग, ये तो माना जाता है कि पहले के लोग लकड़ियाँ, पत्थर और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। ठीक है। तो इनमें से जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं कई जगहों पे। जो इन औजारों का काम क्या था, फल फूल काटने के लिए या फिर हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, या फिर पेड़ की जो छालें होती थी या जानवरों की जो खाल होती थी उसे उतारने के लिए इन सब औजारों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। कुछ औजार जो थी वो लकड़ियाँ काटने के लिए भी बनी थी, और जो लकड़ियों का काम था वो झोपड़ियाँ बनाने और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा, जो इसमें पहला जो है बाएं तरफ जो दिखाया गया है चित्र, उसमें लोग खोदने के काम, ये औजार जो है वो जड़ों को खोदने के लिए था। और जो दूसरी ओर दिखाया गया है वो वस्त्र बनाने के लिए था। मतलब इससे लोग सिलाई किया करते थे, मतलब लोगों ने सिलाई की समझ भी पैदा हो गई थी उनमें उस टाइम। हम बात करते हैं अगले पेज।
अब हमें यहाँ पे मानचित्र को देखने के लिए कहा गया है। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक या खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब यहाँ पे खाद्य संग्राहक रहा करते थे ज़्यादातर। तो अब हम लाल त्रिकोण दिखाते हैं वो कहाँ पे है। आपको दिख रहा होगा एक केरा भीमबेटका, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है। एक यहाँ पे फुजगी है, एक ये कुरनूल की गुफाएं हैं। तो इन सब जगहों पे खाद्य संग्राहक मिलते थे। पहले के समय में ना पत्थर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि वो लोगों के पास बस एक वही औजार के तौर पे उन्होंने चलाना सीखा था। और दूसरी बात है कि वो ऐसी जगहों पर ही बसते थे जहाँ पर अच्छे किस्म के पत्थर मिलते थे उन्हें। ये चित्र देख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक चित्र हमें मिली है। ये भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में उपस्थित है, वहाँ से हमें ये चित्र मिली है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे ऐसे चित्र बनाए जाते थे। अब लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? जाहिर सी बात है, लोग मौसम के प्रकोप से बचने के लिए गुफाओं में रहा करते होंगे, क्योंकि हर दिन धूप तो होता नहीं, उनको गर्मी भी लगती होगी। अब रोज़ बारिश हो तो ऐसे थोड़ी लोग बारिश में रहेंगे, इसलिए उन्हें गुफाओं की ज़रूरत पड़ती थी। और जानवरों से बचने के लिए लोग गुफाओं में रहा करते होंगे, क्योंकि उनको भी तो डर होता है कि कहीं जंगली जानवर उन्हें खा ना ले। अब हम बात करते हैं कि पूरा स्थल क्या होते हैं। ठीक है, पूरा स्थल हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर औजार या फिर बर्तन या इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष लोगों को मिलते हैं। मतलब कि जहाँ पर हमें पुराने बर्तन या फिर औजार इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष जो भी हमें मिले हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर लोग औजार या फिर बर्तन इमारतें बनाते थे, तो वो अपने यूज़ के लिए ही बनाते होंगे। ठीक है, अब फिर वहाँ से लोग चले गए तो उनके जो सामान बने हुए थे वो बच गए, वहीं पे छोड़ के चले गए वो लोग। तो इसलिए जो भी हमें अवशेष मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे आग की खोज। अब ऐसा भी माना जाता है कि उस समय के लोगों ने आग की खोज मतलब शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे हमें राख के अवशेष भी मिले हैं। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो पहले के लोग थे, आरंभिक लोग थे, वो आग जलाना सीख चुके थे। और आग का जो इस्तेमाल था वो कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए या फिर मांस वास को भूनने के लिए या फिर जानवर को दूर भगाने के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे। वहीं इसमें आग की खोज भी लिखी है। यहाँ राख के अवशेष मिले, इसका मतलब ये कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख चुके थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब हम बात करते हैं बदलती जलवायु। जो मतलब 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी उनमें कई बदलाव और बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले और गर्मी जो थी बढ़ती गई, और जिसके कारण से घास वाले मैदान जो बनने शुरू हो गए थे। इससे हिरन और बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, ये ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ घास खाकर ही जिंदा रहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि लोग इन सब जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, और उस समय उनका जो मछली था वो भोजन का एक मुख्य स्रोत था। उस समय माना जाता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। तो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज उगाए जाने लगे थे। और जो महिलाएं और पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए उन्होंने बटोरना शुरू कर दिया था। और साथ ही वो ये भी सीख गए थे कि अनाज कैसे उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, उन्हें कब काटा जाता है। इसलिए वो एक ही स्थान पर, मतलब जब तक उन्होंने बीज ना बोया हो तब से लेके फसल के काटने तक की प्रक्रिया, वो उन्हें तो एक ही स्थान पर रहना पड़ेगा ना, इसलिए लोग एक ही जगह पर मतलब एक ही जगह पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब वो स्थायी हो चुके थे। और लोगों ने अपने घरों के आसपास घास फूस रखकर, चारों को रखकर जो है जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि चारों से मतलब कि जो आसपास के जानवर थे वो आकर्षित होते थे। तो जिससे के कारण वो उन सबको पालतू बनाना शुरू कर दिया था जानवरों को लोगों ने। तो उस समय को इसलिए पशुपालन की शुरुआत भी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक लाने के लिए उत्साहित करने लग गए थे। जो ऐसे जानवर थे जो ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इनको इसलिए पाला करते थे ताकि वो जंगली जानवरों के आक्रमण से बच सके। ठीक है,
जैसा कि इस पेज में दिखाया गया है, बदलती जलवायु और खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है। घरेलूकरण की प्रक्रिया उसे कहते हैं जो लोग पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करते थे, उसी को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो भी पहले के लोग इन पौधों को उगाना शुरू करा था, वो जंगली और जानवरों को पालना शुरू करा था, वो जंगली पौधों और जानवरों से थोड़े अलग होते थे, इसलिए लोग इसी प्रक्रिया का चयन करते थे। और वो ज़्यादातर ऐसे जानवरों का चयन करते थे जो मतलब कम बीमार पड़ते थे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है घरेलूकरण की प्रक्रिया। फिर इसके नीचे है एक नवीन जीवन शैली। ये मैंने पहले ही बता चुकी क्यों कि लोगों को अगर अगर वो फसल उगाते थे तो उन्हें उस फसल को कंप्लीट होने में मतलब 1 महीने 1 साल या फिर काफ़ी समय लगता था। तो इसलिए उसकी देखभाल के लिए लोगों को एक ही जगह पर रहना पड़ता था, जिसके कारण वे स्थायी बन चुके थे। जब इन्होंने खेती करनी शुरू करी तो इनको बहुत मुनाफा हुआ, बहुत अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने लगे। फिर उसके बाद इनको अब भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी कि अब इतना सारा फसल उगाया तो उसे रखेंगे कहाँ। तो इसलिए लोग मतलब मिट्टी के बड़े बड़े जो है ना, उस समय बर्तन भी बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे, टोकरियाँ भी बुननी शुरू कर दी थी और ज़मीन में गड्ढे खोदते थे, उसी के अंदर वो फसल रखा करते थे। अब है कि जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। जानवर जो है अब बच्चे भी देते हैं, जिससे मतलब जानवरों से कुछ जानवर से हमें दूध भी मिलता है, तो एक भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है ना। तो यही, और हमें जानवर से मांस भी मिलता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। अब हमें पीछे जाने को कहा है, अब हम वो पेज निकालते हैं। तो ये देखो कहाँ पे, एक तो है कोल्डियावा और यहाँ पे एक मेहरगढ़ दिख रहा है, एक चिरांद, बहुत सारी है, बुरजोम, यहाँ पे एक मेहरगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पे पेयम में पल्ली है, बहुत सारी जगह थी। ये आप देख लेना। मतलब ऐसा माना जाता है कि यहीं पर पुरातात्विक विदों को जो शुरुआती कृषक और पशुपालक थे उनके होने के साक्ष्य उनको इन्हीं जगहों पर मिले। ये जो है पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर है, पूर्वी तथा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ मतलब कृषक के और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि वास्तव में जो मतलब पौधे और पशु की हड्डियों के नमूने जो मिले थे वो कृषि की बस्तियाँ थी या नहीं थी। जो वैज्ञानिक को कुछ मतलब जले हुए अनाजों के अवशेष मिले हैं, उनको ऐसा लगता है कि या फिर ये गलती से हुआ या फिर जानबूझकर भी ये जलाए जा सकते हैं। और जो वैज्ञानिक है वो तो उनको तो इतनी सोच समझ है कि वो इन दानों को पहचान सकते हैं। और विज्ञानियों से ये भी पता चला है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी और उन्हें जानवरों की हड्डियों की पहचान भी थी। अब हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो पुरातात्विकविद को कुछ जो है झोपड़ियाँ और घरों के निशान भी मिले हैं, जो कि कश्मीर में पाए गए हैं। जो लोग हैं ना वो नीचे की ओर गड्ढों में घर बनाया करते थे, तो इसे हम गर्तवास कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी और जैसे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी, इसलिए वो ऐसे घरों का निर्माण करते थे। पुरातात्विकविदों को जो है अंदर भी और झोपड़ियों के बाहर भी जले हुए अवशेष मिले हैं। उनका ऐसा मानना है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। और बहुत से पत्थर के औजार भी मिले हैं। जो पत्थर के औजार मिले हैं, इनमें से कई जो ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। क्योंकि जो क्योंकि उन औजारों की ना जो धार थी वो अच्छी थी, इसलिए ये नव पाषाण के माने जाते हैं, पॉलिश चढ़ी हुई पत्थरों पे। और जो ओखलियाँ होती है वो भी पाई गई लोगों को, माने कि मतलब पीसने के काम जो आता है, तो वो मतलब इसके लिए ओखलियों का भी प्रयोग करते हैं। और नवपाषाण युग में कई हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले जिन पर अलंकरण किए गए हुए थे, मतलब चित्रण, अपनी कला दिखाते हैं उन बर्तनों पर। इन बर्तनों का प्रयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता होगा, फिर धीरे धीरे लोगों ने मतलब खाना बनाने के लिए भी वो इसका प्रयोग करने लगे होंगे। और जो चावल गेहूँ और दलहन जैसे अनाज थे वो आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अब लोग ना कपड़े भी बुनना सीख चुके थे नवपाषाण युग में।
और उन्होंने कपास जैसी खेती करनी भी शुरू कर दी थी। अब ऐसा सोचा जाता है कि क्या परिवर्तन जो है हर जगह एक ही साथ हो रहे थे? तो इसका आंसर है नहीं। एक तरफ जो लोग हैं स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम ही करते थे, तो दूसरी ओर जो लोगों ने पशुपालन करना वगैरह सीख लिया था मौसम के मुताबिक, वो बदल चुके थे, अपनी जीविका को चलाना वो सीख चुके थे। तो जैसे अब हम शहर और गांव का उदाहरण ले सकते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि गांव भी अभी शहर की तरह ही मजबूत हो चुके हैं। तो यही अंतर नवपाषाण युग में भी देखा गया। अब हम अगले पेज की बात करते हैं। यहाँ है मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ को ढूंढो। तो मैंने दिखा दिया था मेहरगढ़ कहाँ पे। तो ये ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ स्त्री और पुरुष ने पहले जो गेहूं उगाना शुरू कर दिया था और बकरी को पालना शुरू कर दिया था। ये सबसे पहला स्थान है। और यहाँ पे कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, हिरन की, मतलब जंगली जानवरों की, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। और जो यहाँ पे घर थे आयताकार घर माने जाते हैं, मतलब चकोर घर थे वहाँ पे। और प्रत्येक घर में अधिक कमरे होते थे और भंडार घर भी एक ही में होता था। और मेहरगढ़ में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उनका विश्वास था कि हाँ, इंसान का पुनर्जन्म भी होता है। तो इसलिए जब वो मृत्यु जो मरा हुआ व्यक्ति उसको दफनाते थे मृत व्यक्ति को, तो उसके साथ उसकी मनपसंद चीज़ें जो भी होती थी उसके साथ ही दफना दिया करते थे। जो भी उनका सामान था यूज़ का, जो मृत व्यक्ति यूज़ करता था, तो उसके सारे सामान को उसी के साथ दफना दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि मतलब अगले जन्म में अगर वो अगले जन्म में जाएगा तो उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए वो दूसरे सामानों को भी उसी के साथ दफना दिया करते थे। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।